एपिसोड 118। अक्षय मल्होत्रा का शैतानी रूप, आशीष का पागलपन। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कबीर ने काव्य की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना काव्य, भले ही सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए पर कबीर हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा। तुम्हें याद है मैं बचपन में तुम्हें प्रॉमिस किया था कि जब भी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ी थी मैं हमेशा तुम्हारे पास तुम्हारे साथ मौजूद रहूंगा। हमेशा एक बात याद रखना, दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी पर मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। कबीर की बात सुनकर काव्या ने झूठी खुशी के साथ कबीर के गाल पर किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच कबीर, मुझे पता था सारी दुनिया भले ही मेरा साथ छोड़ दे पर तुम हमेशा मेरे साथ मेरा साया बनकर खड़ा रहोगे। काश मैं पहले ही तुम्हारे प्यार को समझ गई होती और उसे वेद के प्यार में ना पड़ी होती तो आज शायद हमारी जिंदगी कुछ और होती। काव्य की बात सुनकर कबीर ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते काव्य, पर मुझे यकीन है कि हमारा फ्यूचर ऐसा नहीं होगा, पर प्लीज तुम मेरी बात मान लो। अक्षय मल्होत्रा से बदला लेने के प्लान को बदल दो, क्योंकि तुम जानती हो कि अक्षय मल्होत्रा से जीतना बहुत मुश्किल है। काव्य, मैं नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी फिर से बदल जाए तुम्हारे बिना। इन 5 सालों तक मैंने किस तरह से खुद को संभाला है यह सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तुम्हें उन जेल की सलाखों के पीछे देखकर मुझे कैसा लगता था तुम सोच भी नहीं सकती। मैं हमेशा तुम्हें एक प्रिंसेस की तरह देखा था जो हमेशा सब पर अपना हुक्म चलती थी, एक एरोगेंट प्रिंसेस। और जब मैं तुम्हें उन सलाखों के पीछे देखा था तब मेरे दिल में कितना दर्द होता था मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता। कबीर की बात सुनकर काव्या ने उसे फिर से सीने से लगाते हुए कहा, कबीर, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो प्लीज अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे अक्षय मल्होत्रा को माफ करने या फिर अपना बदला भूलने के बारे में आगे से नहीं कहोगे, वादा करो मुझसे। काव्य की बात सुनकर कबीर ने लाचारी भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। काव्या ने कबीर के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, कबीर, वादा करो मुझसे। मैं नहीं भूल सकती अपने 5 सालों को, मैं नहीं भूल सकती अपने परिवार के लोगों की दर्दनाक चीखों को, मैं नहीं भूल सकती अपने सपने को जो कि सिर्फ और सिर्फ अक्षय मल्होत्रा की वजह से बर्बाद हो गए। मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ और मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, तुम मेरा साथ दो या ना दो। इतना कहकर उसने आंसू भरी आंखों से कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर कबीर का दिल पसीज गया। आखिर बचपन से कबीर काव्य से प्यार करता आ रहा था, वह भी बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के। उसने सिर्फ और सिर्फ काव्य को चाहा था। उसने काव्य के आंसू पहुंचने हुए कहा, काव्य, तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं पसंद, तो तुम बार बार क्यों अपनी आंखों में आंसू लाती हो? मुझे सिर्फ तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट पसंद है, ठीक है? आज के बाद मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम अपना बदला भूल जाओ, और रही बात तुम्हारा साथ छोड़ने की तो मैं वह कभी नहीं करने वाला, चाहे उसे रास्ते में मेरी बर्बादी ही क्यों ना लिखी हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारा साया बनकर हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इसलिए आगे से कभी मत कहना कि तुम अकेली हो, चाहे तुम्हारे साथ कोई हो या ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कबीर ने प्यार से कहा। कबीर की बात सुनकर काव्य के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कबीर के लिप्स पर अपने लिप्स रखे और उससे प्यार से किस करने लगी। वही काव्य की लिप्स को खुद के लिप्स पर महसूस करते ही कबीर भी काफी प्यार से उसे किस करने लगा। आखिर काव्य उसका पहला और आखिरी प्यार थी। अब जब काव्य खुद उसे अपनी जिंदगी में इस तरह से इम्पोर्टेंट दे रही थी, उसे खुद को प्यार करने का हक दे रही थी, तो कबीर क्यों खुश नहीं होता? क्योंकि जिस लड़की को उसने बचपन से लेकर अब तक चाहा था, अब वही लड़की उसकी बाहों में उसके साथ थी। काफी देर तक एक दूसरे को किस करने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ लंबी लंबी सांस लेते हुए देखा। काव्या ने कहा, तुम्हें क्या लगता है वह हमारी बात मानेगी?
कबीर ने अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा, मुझे नहीं पता, पर इस बार अगर अक्षय मल्होत्रा को पता चल गया कि हम क्या करना चाहते हैं तो शायद वह हमें छोड़ेगा नहीं। काव्या ने कहा, तुम जानते हो ना, वह चाह कर भी मुझे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ में ही उसकी बेटी की जिंदगी है। काव्या ने इतना कहा ही था कि धड़ाम की आवाज के साथ लिविंग रूम का में दरवाजा खुला। काव्य और कबीर का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। दरवाजे से अंदर आ रहे इंसान को देखकर दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। वही दरवाजे से अंदर आ रहे अक्षय ने जब दोनों को इतने करीब देखा तब उसने हंसते हुए कहा, अच्छा तो यहाँ पर ही रखेल खाना खोल रखा है तुम दोनों ने। उसने इतना कहा और एटीट्यूड से आकर सीधा लिविंग रूम के बड़े से सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। उसका ऑरा ही इतना स्ट्रांग था कि वहां पर मौजूद हर एक इंसान उसके आगे छोटा महसूस हो रहा था। अक्षय के पीछे ही उसके बॉडीगार्ड्स आकर खड़े हो गए। उसके बॉडीगार्ड को देखकर तो किसी की भी जान हलक में अटक जाए। अक्षय के मुंह से ऐसी बात सुनकर भी काव्य की उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वहीं अक्षय ने जब उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई देखी तब उसने हंसते हुए कहा, अच्छा तो अब डर लग रहा है। कांड करते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? काव्य आहूजा, अब क्यों डर रही हो? जिस तरह के काम करती हो इस तरह का फल तो मिलेगा ना तुम्हें। काव्या ने डरते हुए धीरे से कहा, मैंने क्या किया? अक्षय ने तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो कहता हूँ तुम कुछ कर ही नहीं सकती। तुम तो इस दुनिया की सबसे इनोसेंट और प्यारी लड़की हो जो कि छल कपट धोखाधड़ी इस सबसे कोसों दूर है। मुझे तो लगता है कि अगर शरीफों का कोई कंपटीशन होता ना तो बिना किसी कंपटीशन के तुम पहले नंबर ले आती। काव्य, तुम कितनी इनोसेंट हो, है ना? अक्षय ने बड़ी सी तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा। अक्षय की बात सुनकर काव्य उसे गुस्से से घूरने लगी। वही कबीर भी अक्षय को गुस्से से घूर रहा था। उन दोनों को खुद की तरफ देखता देखकर अक्षय ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, काव्य, तुम्हारे माँ बाप जो कि अब इस दुनिया में रहे नहीं, उन्होंने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं कि जब घर पर मेहमान आते हैं उनकी खातिरदारी करते हैं, ना कि इस तरह से उन्हें घूरते हैं। अक्षय की बात पर कबीर ने अक्षय को घूरते हुए कहा, तुम हमारे कोई मेहमान नहीं हो, तुम जबरदस्ती हमारे घर में घुस आए हो। कबीर की बात सुनकर अक्षय ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, कबीर शर्मा, वैसे यह घर तुम्हारा कब से हो गया? मेरे हिसाब से तो तुम एक चाल में रहते हो ना, 2 रूम के छोटे से घर में जिसकी छत भी टपकती है। अक्षय की बात सुनकर कबीर की गुस्से से मुट्ठी कस गई। वहीं काव्या ने चिल्लाते हुए कहा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं कि कबीर यहाँ पर क्या कर रहा है, और यह घर जितना मेरा है उतना ही कबीर का है। मेरे घर में कौन आ सकता है और कौन नहीं यह मैं डिसाइड करूंगी, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अक्षय मल्होत्रा, माना कि तुम्हारे पास पैसे हैं पर तुम इस तरह से जबरदस्ती मेरे घर में नहीं घुस सकते, निकालो मेरे घर से। काव्या ने अक्षय पर चिल्लाते हुए कहा। काव्य की बात सुनकर कबीर ने उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखा। उसे लग रहा था कि काव्या ने उसके लिए अक्षय से यह सब कहा है। वहीं उसकी बात सुनकर अक्षय के चेहरे के एक्सप्रेशन 1% भी नहीं बदले। उसने मुस्कुराते हुए कहा, काव्य आहूजा, शायद तुम एक बात भूल रही हो। तुम्हारे पूजनीय पिताजी ने मरने से पहले एक बिल लिखी थी जिस पर यह साफ साफ लिखा था कि तुम्हारी प्रॉपर्टी जो कि सभी लोगों के मरने के बाद तुम्हारी हो चुकी है, उसे पर 75% का शेयर होल्डर मैं हूँ। अगर याद नहीं तो मैं बता देता हूँ। अक्षय की बात सुनकर काव्य को याद आया कि कैसे उसकी जान बचाने के लिए उसके पापा ने अपने 75% शेयर अक्षय के नाम कर दिए थे। अक्षय की बात सुनकर काव्य हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसके साथ साथ घर भी मेरे नाम पर ही है, तो मेरे घर में इस वक्त तुम मौजूद होना कि मैं तुम्हारे घर में। और क्या कहा तुमने? जितना यह घर तुम्हारा है उतना ही तुम्हारे इस आशिक का भी है। तो तुम्हारा यह घर 0% है और तुम्हारे आशिक का भी 0%। तो लगता है तुम लोगों को पता नहीं दूसरों के घर में इस तरह से अपना हक जमाना कितनी गलत बात होती है। तुम दोनों तो बड़े बेशर्म निकले।
अक्षय की बात सुनकर काव्या ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहना क्या चाहिए। काव्य के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर अक्षय ने हंसते हुए कहा, तो मुझे लगता है कि अब तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे अनवांटेड लोग मेरे घर में पसंद नहीं। अक्षय की बात सुनकर काव्य, जो चुपचाप बिना किसी हलचल के अक्षय की बात सुन रही थी, उसने अचानक से कहा, हम कहाँ जाए, यह मेरा घर है, तुम इस तरह से मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। काव्य की बात सुनकर अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, काव्य शायद तुम्हें पता नहीं कि अक्षय मल्होत्रा क्या कर सकता है और क्या नहीं, तो ठीक है, आज तुम्हें मैं बात ही देता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। अक्षय की बात सुनकर काव्य डरते डरते उसकी तरफ देखने लगी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, काव्य तुम्हें बहुत शौक है ना मेरी बीवी को परेशान करने का, मेरी बेटी का नाम लेकर, तो चलो तुम्हारे साथ एक खेल खेलते हैं। काव्या ने जब अक्षय के मुंह से यह सब सुन उसकी डर के मारे हालत खराब होने लगी। उसने अक्षय की तरफ देखकर डरते हुए कहा, देखो मैंने कुछ नहीं किया। अक्षय ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है काव्य तुम कैसे कुछ कर सकती हो, तुम तो इतनी प्यारी और इनोसेंट लड़की हो, जो भी किया है वह तो मेरी बीवी ने किया है, उसकी सजा में उसे दे दूंगा, पर पहले तुम्हें तुम्हारा इनाम तो देना बनता है ना। काव्या ने डरते हुए अक्षय की तरफ देखा और कहा, देखो तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते वरना तुम्हारी बेटी को कैसे बचा पाओगे। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, बस तुम मेरे साथ एक गेम खेलो, बहुत मजेदार गेम होने वाला है यह। काव्या अक्षय की बात सुनकर काव्य डरते डरते उसकी तरफ देखने लगी। तभी दो बॉडीगार्ड आगे आए और उन्होंने काव्य को पकड़ने की कोशिश की। कबीर ने उनके सामने आकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, हिम्मत भी मत करना मेरी काव्य को हाथ लगाने की, तुम मुझे सभी को जान से मार डालूंगा। कबीर की बात सुनकर अक्षय ने हंसते हुए कहा, कबीर शर्मा अपनी बॉडी भी देख लो और फिर मेरे बॉडीगार्ड की बॉडी, फिर देखना कि तुम मार सकते हो या फिर खुद मर सकते हो, इसलिए चुपचाप सामने से हट जाओ वरना तुम्हारी तो सजा बढ़ेगी ही, तुम्हारी इस प्यार काव्य को भी डबल सजा मिलेगी, इसलिए चुपचाप इसे आगे आने दो वरना। इतना कहकर अक्षय मुस्कुराने लगा। उसकी उतनी ही बात कही थी कि काव्य डरते डरते सीधा अक्षय के सामने आकर खड़ी हो गई। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी समझदार हो तुम। काव्य डरते डरते अक्षय की तरफ देख रही थी। पिछले 5 सालों से वह जान चुकी थी कि अक्षय किस तरह का इंसान है, पर उसे लगा नहीं था कि वह काव्या को पनिशमेंट देने की हिम्मत करेगा, क्योंकि काव्य की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ना सीधा कुहू की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ना था और काव्य अच्छे से जानती थी कि अक्षय दुनिया में अगर सबसे ज्यादा प्यार किसी से करता है तो वह है कुहू, इसलिए वह कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती थी, क्योंकि उसे यकीन था अक्षय चाहकर भी उसे कुछ नहीं कर पाएगा और उसे कबीर से तो कोई मतलब ही नहीं था। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का खेल। इतना कहकर अक्षय ने ताली बजाई। उसके ताली बजाते ही लिविंग रूम के दरवाजे से 2 औरतें अंदर आई। उन लोगों ने बॉडीगार्ड के कपड़े पहने हुए थे और वह काफी ज्यादा हट्टी कट्टी लग रही थी। उनके हाथ में बड़ी बड़ी 2 बाल्टियां थी। उन दोनों को देखकर काव्या ने डरते डरते अक्षय की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो तुम करना क्या चाहते हो। उसके चेहरे का डर देखकर अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे काव्य चिंता क्यों करती हो, बस कुछ टाइम, उसके बाद सब कुछ तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब तक वह दोनों औरतें भी काव्य के सामने आकर खड़ी हो गई थी। उन 2 औरतों ने वह बाल्टियां नीचे रख दी और काव्य की तरफ देखने लगी। काव्या ने जब उन दोनों को अपनी तरफ देखा तो वह डर के मारे पीछे जाने लगी। तभी उन दोनों ने काव्य को पकड़ लिया। यह देखकर कबीर ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मेरी काव्य को। कबीर को 2 बॉडीगार्ड ने पकड़ा हुआ था, जिनकी पकड़ से कबीर चाहकर भी नहीं छूट सकता था। काव्या ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे। उन दोनों ने काव्य की कोई बात नहीं सुनी और उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया। काव्या चिल्लाती रही पर किसी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उन 2 बॉडीगार्ड ने काव्य के हाथ कुर्सी से बांध दिए। अब काव्य चिल्ला रही थी पर उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं
था तभी उन दोनों ने वह बाल्टी खोली और काव्य के पैरों के पास लाकर रख दी। काव्या ने डरते हुए कहा, क्या है इसमें? कबीर ने कहा, छोड़ो मेरी काव्य को। अक्षय ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। तुम्हें छिपकली, चूहे, कॉकरोच बहुत पसंद है ना काव्या? अक्षय की बात सुनकर काव्य की हालत डर के मारे खराब होने लगी। काव्य अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से डरती थी तो वह यही सब चीज थी। अक्षय ने उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर हंसते हुए कहा, तो तुम्हारे लिए वही गिफ्ट है, अब तुम मेरे गिफ्ट को मन नहीं कर सकती? इतना कहकर अक्षय ने उन दोनों की तरफ इशारा किया। दोनों ने जल्दी से बाल्टी खोली। एक बाल्टी में चूहा और छिपकली और दूसरी बाल्टी में कॉकरोच और कई सारे कीड़े मकोड़े थे। वह बाल्टियां काफी बड़ी बड़ी थी। काव्या ने चिल्लाते हुए कहा, प्लीज अक्षय मल्होत्रा, छोड़ दो मुझे प्लीज। काव्या चिल्लाती रही पर उन दो बॉडीगार्ड ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसके दोनों पैर दो बाल्टी में डाल दिए। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसके पैरों पर चूहे कॉकरोच काट रहे थे पर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी चीखें दर्दनाक थी जिसे सुनकर कबीर की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वही काव्य की तो हालत खराब हो गई थी। उसे इस तरह से चीखता चिल्लाता देखकर अक्षय मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ शूटिंग लोकेशन पर आज शूटिंग आउटडोर होने वाली थी जिसमें सर और अखिल दोनों गार्डन में घूमने जाते हैं और वहां पर सबसे पहले अखिल की नजर रिया पर पड़ती है और वह रिया को पसंद करने लगता है। तभी सारा को अपने प्यार का एहसास होता है और उसके जलन की शुरुआत होती है। इस वक्त शूटिंग स्टार्ट होने में थोड़ी देर थी। सभी अपनी अपनी वैनिटी में मौजूद थे क्योंकि इस वक्त इस गार्डन को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था और वहां पर जो लोग नॉर्मल लोगों की तरह घूम रहे थे वह शूटिंग के ही लोग थे। आशीष अपनी वैनिटी में बैठकर अपना मेकअप करवा रहा था। मेकअप हो जाने के बाद मेकअप आर्टिस्ट ने आशीष की तरफ देखते हुए कहा, सर आपका मेकअप कंप्लीट हो चुका है। आशीष ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम जो? आशीष के इतना कहते ही मेकअप आर्टिस्ट वहां से चली गई। उसके जाते ही आशीष ने वैनिटी का दरवाजा बंद किया और अपनी कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, पीहू 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 कहाँ हो तुम? अब तुमसे एक पल की भी दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। पीहू अभी तक शूटिंग लोकेशन पर नहीं पहुंची थी पर उसने फोन करके डायरेक्टर को बता दिया था कि वह वक्त पर पहुंच जाएगी। अभी सीन शूट होने में आधा घंटा देर थी। तभी आशीष ने अपने सीने पर से शर्ट की बटन खोलते हुए कहा, देखो तुम्हारी याद में क्या से क्या बन गया। इतना कहकर उसने अपनी छाती पर हाथ लगाया जिस जगह पर एक टैटू बना हुआ था। ध्यान से देखने पर वह समझ में आता था कि उसके अंदर पीहू लिखा हुआ है। एपिसोड 119 हसीनों का दीवाना कैरेक्टर ढीला है। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अभी आशीष अपने सीने पर लिखा पीहू के टैटू को सहला रहा था तभी वैनिटी के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। किसी के खटखटाना की आवाज सुनकर आशीष ने गुस्से से अपनी शर्ट के बटन बंद किया और खुद को शांत करने लगा क्योंकि वह इस तरह से किसी पर बेवजह गुस्सा करके अपनी इमेज नहीं बिगाड़ना चाहता था। आशीष की इमेज पूरे ग्रुप में एक काफी अच्छे इंसान की थी जो कि हर किसी के साथ काफी अच्छे से बिहेव करता था जिस वजह से उसे एक अच्छे एक्टर के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी कहा जाता था। यह सब सिर्फ आशीष ने पीहू के लिए किया था। वैसे भी उसे खुद की इमेज सबके सामने अच्छी रखने का बहुत शौक था। वह नहीं चाहता था कि उसकी इमेज लोगों के सामने या फिर मीडिया के सामने खराब हो। उसने खुद को कंट्रोल किया और शांत होकर वैनिटी का दरवाजा खोल बाहर एक क्रू मेंबर मौजूद था। आशीष ने धीरे से कहा, क्या हुआ? उसे क्रू मेंबर ने कहा, सर पीहू मैडम आ गई है। शूटिंग स्टार्ट होने में अभी 5 मिनट का टाइम है। डायरेक्टर सर ने आपको बुलाने के लिए कहा है। पीहू आ गई है। यह सुनकर आशीष के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसे स्क्रू मेंबर से आने का कहकर उसे जाने के लिए कहा और खुद आकर एक बार फिर से खुद को मिरर में देखा।
कुछ देर बाद उसे गार्डन में काफी सारे क्रू मेंबर नॉर्मल लोगों की तरह घूम रहे थे और डायरेक्टर के पास पीहू और आशीष दोनों अपने मेकअप में तैयार थे। आज पीहू ने काफी सिंपल से कपड़े पहने हुए थे, एक वाइट कलर की शर्ट और एक ब्लू कलर का जीन्स जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। सारा ज्यादातर इसी तरह के कपड़े पहनती थी। डायरेक्टर खान ने पीहू की तरफ देखते हुए कहा, पीहू तुम तैयार हो? पीहू ने अपना सर हिलाया। फिर डायरेक्ट खान ने आशीष की तरफ देखते हुए कहा, आशीष तुम्हें याद है ना कि तुम्हें काफी ज्यादा फ्लर्टी बना है ताकि तुम्हारी इमोशन हम कमरे में अच्छे से कैप्चर कर सके। इतना कहकर उन्होंने साइड में खड़ी एक लड़की की तरफ देखा जिसका नाम सोनिया था, जो कि रिया का रोल प्ले करने वाली थी। उन्होंने कहा, सोनिया सबसे पहले तुम जो वहां पर। सोनिया ने अपना सर हिलाया और गार्डन के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई। सोनिया काफी ज्यादा बोल्ड लड़की का रोल प्ले कर रही थी जो कि रिया थी। सोनिया मतलबी आने आज एक ब्लैक कलर की काफी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें उसकी गोरी बॉडी विजिबल हो रही थी। सोनिया जाकर गार्डन के बीच में खड़ी हो गई और अपने फोन में कुछ देखने की एक्टिंग करने लगी। तभी आशीष और पीहू की एंट्री हुई। आशीष और पीहू एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी रिया और आशीष मतलब अखिल की टक्कर हो गई और रिया गिरने को ही हुई थी। अखिल ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। पीहू मतलब सारा जो कि गुस्से से अखिल के साथ झगड़ा कर रही थी, यह देखकर कि इस वक्त अखिल की बाहों में कोई लड़की है, उसने गुस्से से उसे लड़की को खींचकर अखिल से अलग किया और जमीन पर पटक दिया। अगले ही पल रिया जमीन पर दर्द से चिल्ला रही थी और गार्डन में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे। वही अखिल भी मुंह पर हाथ रखकर सर को देख रहा था। जब उसने देखा कि वह लड़की दर्द के मारे चिल्ला रही है, तब वह जल्दी से घुटनों के बाल उसके पास बैठ गया। उसने चिंता करते हुए कहा, क्या आप ठीक है? मिस संभालते हुए बहुत मुश्किल से कहा, मैं ठीक हूँ, पर यह बेवकूफ लड़की कौन है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से गिरने की? सर ने गुस्से से कहा, चुड़ैल कहानी की 2 किलो मेकअप थोप कर तू इस तरह से मेरे बेस्टी के ऊपर गिरेगी और तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगी? अखिल ने सारा को घूरते हुए कहा, सर यह क्या बदतमीज है? तुम इस तरह से किसी के साथ भी ऐसी बात नहीं कर सकती और वैसे भी गलती हमारी भी थी। अखिल की बात सुनकर सर ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी बेस्ट फ्रेंड का साथ देने की जगह पर तू इस अजनबी लड़की का साथ दे रहा है। तेरे जैसा धोखेबाज दोस्त मैंने देखा ही नहीं। सारा ने गुस्से से कहा। सारा की बात सुनकर अखिल ने कहा, सारा तू पागल हो गई है? इतना कहकर अखिल ने धीरे से रिया को गोद में उठा लिया। रिया ने भी अखिल के हैंडसम चेहरे को देखा और देखते ही रह गई। डायरेक्टर खान मुस्कुराते हुए शूट कर रहे थे। इस बार उन्हें यकीन था कि उनके फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे बजट तोड़ देगी, क्योंकि उनके सभी एक्टर की एक्टिंग काफी रियलिस्टिक थी। रिया को अखिल की गोद में देखकर सारा ने चिल्लाते हुए कहा, तूने इस चुड़ैल को अपनी गोद में क्यों उठाया? कसर की बात सुनकर अखिल ने गुस्से से सारा को घूरते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है? सर तू हर किसी के सामने इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती। माना कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर जरूरी नहीं कि हर किसी के सामने इस तरह से किसी भी तरह से एक दूसरे के साथ बात करें। मेरा नाम है अखिल और तू मुझे हर किसी के सामने का कहती रहती है, बिना यह सोचे समझे कि मुझे कैसा लगता होगा। अखिल की बात सुनकर सारा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आज से पहले अखिल ने उसे ऐसा कभी कुछ नहीं कहा था। सर ने कुछ कहना चाहा, तभी अखिल ने उसकी तरफ हाथ दिखाकर कहा, अब फिर से कुछ मत कहना। इतना कहकर वह रिया को गोद में लेकर एक टेबल पर जाकर बैठ गया। उसने रिया को धीरे से टेबल पर बिठाया और उसके पास घुटनों के बाल नीचे बैठ गया। वही सारा पीछे से अपनी भरी हुई आंखों के साथ यह सब देख रही थी। आज से पहले अखिल ने उसके साथ इस तरह से कभी बात नहीं की थी। उसने आंसू भरी आंखों से अखिल और रिया की तरफ देखते हुए कहा, तू तो मेरा बेस्टी है ना? अखिल फिर तो ऐसा कैसे बदल गया? सर ने इतना कहा ही था कि डायरेक्ट खान ने मुस्कुराते हुए कहा, कट। इसी के साथ सीन शूट हो गया।
सीन के पूरा होते ही सोनिया भी जल्दी से खड़ी हो गई और आशीष भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया। डायरेक्टर खान तीनों के पास आए और तालियां बजाते हुए कहा, थैंक यू सो मच गैस, तुम सोच भी नहीं सकते इस बार मैं कितना खुश हूँ। मेरे सारे के सारे एक्टर्स इतने रियलिस्टिक एक्टिंग कर रहे हैं कि मुझे बार बार सीन शूट ही नहीं कर रहा है। तुम लोग पहले ही टेक में इतने अच्छे से शूटिंग कंप्लीट कर रहे हो। डायरेक्टर खान की बात सुनकर सोनिया, पीहू और आशीष मुस्कुराने लगे। पीहू ने डायरेक्ट खान की तरफ देखते हुए कहा, डायरेक्टर सर, हमारी नेक्स्ट सीन की शूटिंग कहाँ होने वाली है? डायरेक्ट खान ने कहा, अभी हम लोग नेक्स्ट सीन की शूटिंग यूनिवर्सिटी में करेंगे। डायरेक्टर खान की बात पर पीहू ने कुछ नहीं कहा, बस कुछ सोच में गुम हो गई और उसी तरह से अपनी वैनिटी की तरफ चली गई। आशीष भी जाती हुई पीहू को देख रहा था। हमेशा की तरह पीहू उसके साथ अच्छे से बात नहीं कर रही थी, बल्कि उसने सेन के अलावा आज आशीष से बात ही नहीं की थी। आशीष ने गुस्से से कहा, तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकती हो पीहू, जबकि मैं अपनी सारी अटेंशन तुम्हें देता हूँ। आशीष को बहुत गुस्सा आ रहा था पीहू की इग्नोरेंस के कारण, पर वह चाह कर भी अपना गुस्सा जाता नहीं सकता था, जिस वजह से वह भी गुस्से से अपनी वैनिटी में चला गया। दूसरी तरफ एक बड़े से नाइट क्लब के बाहर साहिल की कर आकर रुकी पैसेंजर सीट पर अनिका गुस्से से साहिल को घूरते हुए बैठी हुई थी। साहिल ने अनिका की तरफ देखा जो उसे खो जाने वाली नजरों से देख रही थी। साहिल ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या हुआ मेरी जान, इस तरह से घर क्यों रही हो? खून करने का इरादा है क्या? अनेक गुस्से से कहा, मेरा तो दिल कर रहा है तुम्हारा गला दबा के मार दूं। तुम इस तरह से मुझे कहाँ लेकर आए हो, वह भी जबरदस्ती, तुम्हें पता भी है मेरा कितना इम्पोर्टेंट काम था? साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जानेमन, मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा काम आ गया तुम्हारे पास? अनिका ने गुस्से से कहा, तुम्हारे अलावा हजारों इम्पोर्टेंट काम होते हैं, मुझे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी तरह ही बैठी रहती हूँ? वैली अनिका की बात पर साहिल ने इस तरह से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मेरी जानेमन को लगता है कि साहिल मल्होत्रा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सीईओ खाली बैठा रहता है। गेट साहिल की बात सुनकर अनिका उसे घूरने लगी, क्योंकि साहिल ने यह बात सार्कास्टिक तरीके से कही थी। मल्होत्रा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी थी, जिसका सीईओ साहिल था। निकलने वाले ही गुस्से में कह दिया था। साहिल के पास कोई काम नहीं रहता, पर वह यह बात अच्छे से जानती थी कि साहिल उससे 1000 गुना ज्यादा बिजी है। फिर भी उसने नकली गुस्सा करते हुए कहा, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? साहिल ने कहा, अरे जानेमन, जरा देखो तो हम कहाँ मौजूद है। इस वक्त अनिका ने देखा, वह लोग नाइट क्लब के बाहर मौजूद थे। उसने कहा, नाइट क्लब में दोपहर में क्यों लाए हो तुम? साहिल ने अपनी सीट बेल्ट खोली और पैसेंजर सीट की तरफ झुकते हुए कहा, जानेमन, नाइट क्लब में क्या दिन और क्या रात, कभी भी जाओ और मजे करो। साहिल की बात पर अनिका ने गुस्से से कहा, तुम्हें मजे करने हैं तो तुम जो, पर मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, जहां से लाए हो वहीं पर मुझे ले जाकर छोड़ दो, क्योंकि मुझे इस तरह से टाइम पास करना पसंद नहीं है। अनिका ने इस बार गुस्से से कहा। अनिका की बात पर साहिल ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर तुम्हें वापस छोड़ना ही होता जानेमन तो तुम्हें लेकर आता ही क्यों? और रही बात इम्पोर्टेंट काम की, तो आज तुम्हारा कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारे लिए साहिल मल्होत्रा से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वह गाड़ी से नीचे उतर गया। अनिका ने चिल्लाते हुए कहा, साहिल, मुझे वापस छोड़ कर आओ, मुझे नहीं जाना किसी नाइट क्लब। साहिल ने भी गाड़ी से उतरते हुए कहा, जानेमन, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए चुपचाप खुद निकल जाओ, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अनिका ने गुस्से से साहिल को खिड़की से गुड़ा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। अनिका के बाहर निकलते ही साहिल ने उसका हाथ पकड़ा और नाइट क्लब के अंदर उसे ले जाने लगा। अनिका साहिल को घूरते हुए चुपचाप उसके साथ चल रही थी, क्योंकि वह जानती थी साहिल जितना शरारती है उससे कहीं गुना ज्यादा जिद्दी है।
और अगर उसने साहिल की बात नहीं मानी तो साहिल वैसे भी आज का उसका काम पूरा नहीं होने देगा। यह बात भी अनिका अच्छे से जानती थी। जैसे ही उन लोगों ने क्लब के अंदर इंटर किया, क्लब के अंदर से जोर जोर से डीजे पर गाने बजाने की आवाज सुनाई दी। भले ही इस वक्त दोपहर का टाइम हो रहा था, पर क्लब के अंदर का माहौल रात की तरह ही था। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट जगमगा रही थी और स्टेज पर कई लड़के लड़कियां नशे में दूध होकर डांस कर रहे थे। क्लब काफी बड़ा और लग्जरियस था, जहां पर ज्यादातर कॉलेज और अमीर घर के बिगड़े बच्चे ही आते थे। अंदर का माहौल देखकर साहिल ने शरारती मुस्कुराहट के साथ अनिका की तरफ देखते हुए कहा, तो जाने मन क्या कहा था तुमने, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तो अब मेरे पास भी तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। इतना कहकर साहिल ने अनिका को ले जाकर एक टेबल पर बिठा दिया और कहा, तो अब तुम यहीं बैठकर मुझे देखो बस, और अगर जाना चाहो तो जा भी सकती हो, मैं नहीं रोकूंगा। इतना कहकर साहिल ने एक आंख मेरी और अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ा दिए। अनिका हैरानी से साहिल की तरफ देख रही थी। उसे साहिल की बातों का मतलब समझ ही नहीं आया था। इससे पहले कि वह कुछ कहती, साहिल स्टेज पर चढ़ चुका था। उसने अपने हाथ में माइक पकड़ और चिल्लाते हुए कहा है, गर्ल्स, तो आज आप सबके पास मौका है साहिल मल्होत्रा के साथ डांस करने का। आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है मुझ में, क्योंकि एक लड़की ने मुझे कहा है कि उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे उसे प्रूफ करना है कि साहिल मल्होत्रा कोई सड़क पर पड़ा हुआ आवारा नहीं है जो कि बार बार उसके पीछे कुत्तों की तरह घूमता रहे। उसके पास भी हजारों ऑप्शन है। आप में से कोई इंटरेस्टेड है मेरे साथ डांस करने को? साहिल की बात और उसका हैंडसम चेहरा देखकर स्टेज पर खड़ी लड़कियां, स्टेज से नीचे खड़ी लड़कियां सभी पहले ही उसे पर फ्लैट हो गई थी। ऊपर से उसका खुला इनविटेशन सुनकर जैसे सभी के चेहरे पर 440 वोल्ट की खुशी आ गई थी। वही स्टेज के नीचे बैठी अनिका, जो कि चुपचाप यह तमाशा देख रही थी, वह गुस्से से साहिल को घूर रही थी। साहिल की बात सुनकर स्टेज के ऊपर खड़ी लड़कियां सीधा जाकर साहिल से चिपक गई। साहिल ने भी उन्हें खुद से दूर नहीं किया और मुस्कुराते हुए अनिका की तरफ देखने लगा। अनिका ने इस वक्त गुस्से से अपनी मुट्ठी बंधी हुई थी और वह साहिल को का जाने वाली नजरों से घर रही थी। साहिल ने माइक में चिल्लाते हुए कहा, साहिल मल्होत्रा तो पहले ही हुसैन का दीवाना है, और अगर पास में इतनी सारी हसीनाएं हो तो फिर क्या ही कहना। साहिल की किस्मत से इस वक्त हर एक लड़का जलन महसूस कर रहा था, पर साहिल मल्होत्रा नाम सुनकर उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी साहिल के करीब जाकर भी खड़ा रहने की। आखिर वह दुनिया की सबसे अमीर परिवार का छोटा बेटा था और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग। एक लड़की जो कि साहिल से चिपकी हुई थी, उसने साहिल के सीने पर हाथ फेरते हुए कहा है, हैंडसम कौन है वह बेवकूफ जिसने यह कहा कि वह तुमसे प्यार नहीं करती? तुम तो हो इतने हैंडसम और अट्रैक्टिव कि अब तुम्हें देखते ही मेरा तुम पर दिल आ गया है। क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगे? उसे लड़की की बात सुनकर साहिल ने हंसते हुए कहा, पहले कुछ मजे तो कर ले जा, सीधा तुम तो मैं मुद्दे पर ही आ गई। साहिल को मनाना करता देखकर उसे लड़की की आंखों में चमक आ गई, वही साथ में खड़ी लड़कियों की भी आंखों में चमक आ गई। उन्हें साहिल एक प्लेबॉय लगाओ, इसके थ्रू वह लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रख सकते थे। साहिल मल्होत्रा भले ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग था, पर उसके बारे में ज्यादा खबरें मीडिया में नहीं आती थी, जिस वजह से वह किस तरह का इंसान है यह बात लोग नहीं जानते थे। लोगों ने सिर्फ उसकी तस्वीर देखी थी। दिल ने शरारती मुस्कुराहट अनिका को दे दी और दो लड़कियों का हाथ पकड़कर उन्हें घूमने लगा, डीजे पर गाना बजाओ। साहिल काफी सेक्सी डांस कर रहा था और वह लड़कियां भी उससे चिपक चिपक कर डांस कर रही थी। सभी स्टेज पर एक लड़की चढ़ी, उसके हाथ में शराब की बोतल थी। उसने वह बोतल साहिल के शर्ट के ऊपर डालते हुए उसके साथ चिपक चिपक कर डांस करना शुरू कर दिया। साहिल भी उसे खुद से दूर नहीं कर रहा था, बल्कि उसने उसे लड़की को कमर से पकड़कर खुद से चिपका लिया था। साहिल इस वक्त काफी हॉट और सेक्सी लग रहा था।
तभी एक लड़की ने साहिल की शर्ट की बटन खोलने शुरू कर दिया। साहिल ने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। अनिका इस वक्त गुस्से से पूरी तरह से लाल पीली हो चुकी थी। उसके माथे की नसें तन गई थी और उसने इतनी जोर से अपनी मुट्ठी बंधी हुई थी कि उसके नेल्स उसकी हथेली में छुपकर उसकी हथेलियां से खून निकल रहा था। फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वह लगातार अपना एक पर कुर्सी पर पटक रही थी, जैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो।